हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग्स, यानी ऐसी अद्वियात जो प्लेटिलेट्स की एग्रीगेशन को, जमने को जिस्म के अंदर उससे रोके। उन अद्वियात को हम प्लेटिलेट्स, एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग्स कहते हैं। नॉर्मल अगर आप मैं इसकी एक मिसाल दूँ, अगर आपको चोट लग जाए या आपके जिस्म में कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए और मान लो ये कहीं पर आपको चोट लग गई है और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्लेटलेट्स आई और उन्होंने यहाँ पर जो है ना गुच्छा बना दिया। तो क्या होगा, प्लेटलेट्स के गुच्छे बनने से क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ नहीं होगा और वेसल के अंदर ही बहेगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये होनी चाहिए ताकि आपकी जो ब्लड है वो ज़ाया ना हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो ये तो होना चाहिए। लेकिन अगर यही ब्लड, ये आपके वेसल्स हैं, किसी भी वेसल के अंदर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाए, ये ब्रेन को जा रही है, ये हार्ट को जा रही है, आर्टरीज हैं ये ब्लड लेके जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो गई है, यहाँ पर प्लेटलेट्स जम चुकी हैं, यहाँ पर उन्होंने जो गुच्छा बना लिया है। तो क्या होगा कि ब्लड के फ्लो के अंदर रुकावट आ जाएगी और ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिससे आपको जो है ना सीवियर या कोई भी डिजीज़ हो सकती है। इसी तरीके से अगर हार्ट को कोई आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है और वहाँ पर प्लेटलेट्स जम जाए, इकट्ठा हो जाए वहाँ पर किसी भी वजह से, और जो हार्ट को जो ब्लड जा रहा था उसमें रुकावट पैदा हो जाए, तो क्या होगा कि आपको दिल की भी कोई भी बीमारी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, कोई भी जो है ना डिजीज़ हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है, प्लेटलेट्स का जो जमना है, खून का जो जमना है, उसकी वजह से जो है ना ब्लड वेसल के अंदर रुकावट ना है और पूरी जो फ्लो है ब्लड की वो अपने अपनी टारगेट साइट के ऊपर, चाहे वो दिल हो, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो या किडनीज हो, कहीं पर भी उनको जाना हो तो वो आसानी से पहुंच सके। अभी आइए देखते हैं कि असल में अगर मैं आपको बताऊं कि यह हमारी जो है ना ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है, बिल्कुल मोस्ट इनर लाइनिंग है, उसको टोनिका इंटीमा कहते हैं ब्लड वेसल की। उसके ऊपर एक वेस्कुलर एंडोथेलियम, आपने पढ़ा हुआ होगा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, वेस्कुलर एंडोथेलियम प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है कि कुछ रिलीज करता है, उसको हम वेजोडायलेटर फैक्टर कहते हैं, कुछ फैक्टर रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। और इसके अलावा जो है ना प्रोस्टासाइक्लिन 2 यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन लिख लेता हूँ, ऑक्साइड प्रोस्टासाइक्लिन, ये लिखना जो है ना पहले होता है ताकि बाद में मसला ना हो। इसको PGI2 कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर जब रिलीज होती हैं तो ये प्रमोट करती हैं किस चीज़ को, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन से रोकने को। यानी कि अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठा हो रही हैं, जम रही हैं, ये वेसोडायलेटर हैं, तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये वेसल है, वेसल के अंदर प्लेटलेट्स जम रही हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें वास्फिक मिकदार में नॉर्मल कंडीशन में सही तरीके से रिलीज हो रही है, तो ये क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में इनको जो है ना वो वेसल को डायलेट कर देती हैं, जिससे जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है वो टूट जाती है और प्लेटलेट्स जो है ना उसको एग्रीगेशन से भी बचाती हैं, यानी कि इसको जमने से भी बचाती हैं। तो इन दोनों की नॉर्मल जो है ना रिलीज और इनकी जो है नॉर्मल फ्लो जो है ना वो बहुत लाजमी है ताकि जो है ना प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन ना हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका एक और बात, अगर किसी भी वजह से NO और PGI2 की रिलीज के अंदर कमी आएगी, तो क्या होगा कि आपकी जो है वेजोडाइलेशन नहीं होगी और प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन है, जो यहाँ पर जो जम रहा है, उसको जो है ना वो प्रमोट होंगी, यानी कि उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। ये दो चीज़ें जो है ना ये इस चीज़ को रोकती हैं, एग्रीगेशन को, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकती हैं। तो ये जो रोकने का जो अमल है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस NO और PGI1 यानी प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना इनकी प्रोडक्शन जो है ना वो सही तरीके से नहीं है। और वो क्यों नहीं है,
उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो एंडोथेलियम है इसके अंदर रप्चर हो जाए। आइए हम आगे देखते हैं कि इसकी और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं या फैक्टर क्या है कि जो है ना प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन जो है ना उसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, नॉर्मल बॉडी जो है ना उसको जो है ना वो स्टॉप नहीं कर पा रही प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को। आइए देखते हैं, मैं पहले थोड़ा लिख लेता हूँ। देखें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल के अंदर एग्रीगेशन होती है, तो अगर किसी भी वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो वेस्कुलर एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से वो डैमेज हो जाए, वजूहत हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम आपको प्रोसेस समझाते हैं कि किसी वजह से वो डैमेज हो जाए, मान लो ये जो थी ये डैमेज हो गई, तो क्या होगा कि जो एंडोथेलियम का जो वेस्कुलर एरिया है उसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो कोलेजन पार्ट रहता है जो ब्लड वेसल का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो प्रोटीन बाइंडिंग फॉर्म के अंदर होता है। उसके साथ जो ये जो 1 VWF 1 वैली ब्रेन फैक्टर प्रेजेंट रहता है, ये भी एक प्रोटीन होती है। ये जो है ना एंडोथेलियम वेस्कुलर जो है वो भी बनाता है और प्लेटलेट्स भी इसको बनाती है अपने लिए। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी प्लेटलेट्स आई और उसके साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, ग्लाइकोप्रोटीन, लिखना लाजमी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B ये प्रेजेंट हो, तो ये उसके साथ जो है ना वो बाइंडिंग इख्तियार कर लेगी। किस तरीके से बाइंडिंग इख्तियार कर लेगी, ये आई और इसके साथ ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो मैं कह रहा हूँ ग्लाइकोप्रोटीन 1B, अगर ये चीज़ इसके साथ है तो ये VWF के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो VWF के जो है ना दो डोमेन होते हैं, A1 डोमेन जो है ना वो इसके साथ A1 डोमेन जो है ना कोलिजन के साथ जो है ना वो ब्लड वेसल के कोलिजन के साथ जो है ना वो चिपका हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। और जो A3 डोमेन है, A3 डोमेन ये वाला डोमेन, ये A3 डोमेन प्लेटलेट्स के उस फैक्टर के साथ कनेक्ट होगा जिसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन 1B प्रेजेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसे ही ये प्लेटलेट्स आके इस 1 वेल ब्रेन फैक्टर के साथ यानी VWF के साथ बाइंड होगी, कनेक्ट होगी, तो क्या होगा, प्लेटलेट्स अपने अंदर से क्या चीज़ें रिलीज करेंगी, ADP 5HT PAF और TX, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सही है, सीरोटोनिन को रिलीज करेगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिलीज करेगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करेगा। ये सारे वो फैक्टर हैं जो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में यानी कि उसको जमने में एग्रीगेशन के अंदर हेल्प करती हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सीरोटोनिन, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सारे फैक्टर क्या करती हैं कि ये जो है ना प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन करवाती हैं। यानी कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ से जो है ना वो प्लेटलेट्स आ रही हैं, एक प्लेटलेट्स आई इसके साथ बाइंड हुई, ये सब चीज़ें रिलीज हुई, तो ये प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये और प्लेटलेट्स को बुलाएंगी, फिर ये और प्लेटलेट्स को बुलाएंगी। सेरोटोनिन जो है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन है, ये जो 5HT सेरोटोनिन ये क्या वेजो कंस्ट्रक्शन है, ये वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देंगी। और जो PAF है ये क्या कर देंगी, ये और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स को बुलाएंगे और एग्रीगेट करेंगी। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और TX A2 इनके अलग अलग काम है, वह भी हम समझेंगे कि ये दोनों क्या काम करती हैं। लेकिन आपको इन दोनों का तो फंक्शन पता चल गया, ये आसान थी। सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी, 5HT सेरोटोनिन इसको कहते हैं, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। और PAF प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी वो और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगी, अपने पास बुलाएंगी और उसके साथ जमने को कहेंगी, इकट्ठा होने को कहेंगी। तो इन दोनों का तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये एडिपोज क्या करती है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, और TAX2 क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए जो है ना मुझे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ। लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही जो वेस्कुलर एंडोथेलियम उसके अंदर रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा कि कोलेजन पार्ट जो है ना वो आपका ब्लड वेसल वो ओपन हो जाएगा, वो क्या कहते हैं वो नजर आने लगेगा। और वो क्या करेगा, उसके साथ जो है ना एक चीज़ है VWF वेल ब्रेन फैक्टर, ये क्या करेगा अपने A1 डोमेन से कोलेजन से
बाइंड हो जाएगा और A3 डोमेन से उस प्लेटलेट्स के साथ बाइंड हो जाएगा जिसके पास ग्लाइकोप्रोटीन 1b होगा। तो क्या होंगी कि बहुत सारी प्लेटलेट्स आएंगी और इसके साथ बाइंड होती जाएंगी, और जब ये जैसे ही बाइंड होंगी तो ये प्लेटलेट्स अपने अंदर से ये 4 चीज़ें ADP, 5HT, PAF और TXA2 को रिलीज करेंगी, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के अंदर जो है ना वो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को प्रमोट करती हैं। अब जो है ना सेरोटोनिन क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन है, और PAF प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर है, दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाएंगी। लेकिन बाकी रहेगी आपका ADP और TX2, ये क्या काम करती है इसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 की। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह बनता है कि प्लेटलेट सेल के अंदर आर्किनाइट एसिड होता है जो कॉक्स एंजाइम की मदद से, जो कॉक्स एंजाइम है इसकी मदद से PGG2 के अंदर प्रोस्टोग्लैंडिन G2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और PGG2 जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टोग्लैंडिन N2 के अंदर, और प्रोस्टोग्लैंडिन N2 फिर कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर। तो हमें तो ये पता पड़ गया आसान अल्फाज में कि जो है थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह बनता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इस तरह बनता है कि प्लेटलेट सेल के अंदर आर्कोडोनिक एसिड होता है जो कॉक्स एंजाइम की मदद से, इस एंजाइम की मदद से प्रोस्टोग्लैंडिन G2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो है ना प्रोस्टोग्लैंडिन G2 प्रोस्टोग्लैंडिन N2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और आखिर के अंदर जो है ना थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका बन जाता है। अब इससे आगे क्या होता है मैं आपसे पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ही TX थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, वो रिलीज होगा तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। किस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये तो प्लेटलेट्स ने इसको रिलीज कर दिया, ये जैसे ही जाएगा दूसरी प्लेटलेट्स के पास, ये सेल जो मैंने बनाया हुआ है ये दूसरे प्लेटलेट सेल के पास जाएगा, और उसमें जो रिसेप्टर इसका जो TXA2 का रिसेप्टर पाया जाता है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड हो जाएगा तो IP3 पाथवे, ये पाथवे जो है ना इंशाल्लाह हम लोग जब वो क्या कहते हैं एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो IP3 पाथवे को पे चलते हुए जो GQ प्रोटीन है वो उसको इन्वॉल्व करते हुए PLC को एक्टिवेट कर देगा। PLC जो है ना ये फास्फोलाइपेज C इसको कहते हैं। फास्फोलाइपेज C जो है ना जैसी प्लेटलेट्स के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो क्या करेगी PIP2 यानी फास्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को 2 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, डाइफॉस्फेट को जो है ना वो एक्टिवेट कर देगा। और वो जैसे एक्टिवेट होगा तो वो अपने अंदर से 2 चीज़ों को रिलीज करेगा, एक डेक को रिलीज करेगा और एक IP3 को रिलीज करेगा। डेक क्या कहते हैं, डाइसिल ग्लाइसोल उसको कहते हैं, और इनिसोटोल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये डाइफॉस्फेट था, ये ट्राइफॉस्फेट, इन 2 चीज़ों को जो है ना ये रिलीज कर देगा, और बाकी का काम जो है ना ये दो डेक और IP3 करेंगी। ये किस तरीके से करेंगी इसके लिए मैं पहले लिखूंगा, फिर उसके मैं बताऊंगा। लेकिन इतना आपको पता पड़ गया कि जैसे ही थ्रोम्बोक्सिन TXA2 अपने दूसरे प्लेटलेट्स के रिसेप्टर जहाँ पर उसके रिसेप्टर पाया जाता है उससे जैसे ही वो बाइंड होगा तो क्या होगा, GQ प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाएगी और वो PLC को एक्टिवेट कर देंगे, यानी फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देंगे, और वो PIP2 को जो है ना वो एक्टिव कर देंगे। उसको कहेंगे कि भाई तो अब आप अपना काम करो, निकालो डेक को IP3 को, ताकि वो जो है ना वो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के लिए जो है ना दूसरे प्लेटलेट्स को आमादा करें। किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेक की। तो डेक क्या करेगा, डेक जैसे ही रिलीज होगा PIP2 की मदद से तो क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर देगा। जो प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन काइनेज C है उसको एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज C क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा अपने रिसेप्टर को, प्लेटलेट्स के अंदर जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको एक्टिवेट कर देगा बाइंडिंग के लिए, ताकि वो दूसरे प्लेटलेट्स के साथ बाइंड हो जाए। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 11B और / 111A, इसको जो है ना ये जो है ना इसके साथ जो है ना वो बाइंड हो जाएगा। ये जो रिसेप्टर है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 11B और 111A कहते हैं, ये तब एक्टिवेट होगा जब प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा, और प्रोटीन काइनेज C तब एक्टिवेट होगा जब डेक एक्टिवेट होगा। और डेक किस तरीके से एक्टिवेट होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये प्लेटलेट्स के अंदर जैसे ही ये
सारा प्रोसेस होगा और ये पीकेसी एक्टिवेट होगा और ये अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। तो ये रिसेप्टर क्या करता है कि अपने दूसरे प्लेटलेट्स के साथ बाइंडिंग इख्तियार कर लेता है, क्योंकि दूसरा प्लेटलेट्स आएगा और एग्रीगेशन के लिए और बाइंड होने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा कि उसका ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं होगा और या इसमें कोई म्यूटेशन हो गई होगी या किसी भी वजह से इसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि उस प्लेटलेट्स के अंदर कोई भी दूसरी प्लेटलेट्स आके जो है ना वो बाइंड नहीं होगी। तो इस रिसेप्टर का एक्टिव होना लाजमी है। तो जैसे ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर एक चीज़ है फेब्रिनोजिन भी इसके लिए लाजमी है। फेब्रिनोजिन क्या करेगी, इन दो ग्लू का काम करती है, दोनों को जोड़ती है, दोनों प्लेटलेट्स को जोड़ती है। फेब्रिनोजिन एक प्लेटलेट से नहीं जुड़ सकती। ये अगर ये एक्टिवेट भी हो जाए, लेकिन अगर ये फिब्रिनोजिन है लेकिन दूसरी प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ये जुड़ेगी नहीं। तो जैसे ही दूसरी प्लेटलेट्स को नजर आएगी तो ये एक्टिव हो जाएगी और फिब्रिनोजिन क्या करती है, बाइंडिंग का काम करती है, दो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ती है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि डेग ने क्या किया कि पीकेसी को एक्टिवेट कर दिया। प्यूरोटीन काइनेज जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी एबिलिटी ये होगी कि ये दूसरी प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेट यानी कि जम सकता है, इसके साथ ग्लू का जो है ना वो प्रोसेस चला सकते हैं। अगर किसी भी प्लेटलेट्स के अंदर ये डेग वाला प्रोसेस नहीं होगा तो ये क्या कहते हैं, इसका रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। तो डेग ने जो करना था वो तो उसने कर दिया। अभी हम IP3 की बात करते हैं, ट्राइफॉस्फेट की बात करते हैं कि वो क्या करता है। आइए देखते हैं IP3 क्या करता है। जैसे ही PIP2 जो है ना वो IP3 को भी एक्टिवेट कर देगा, यानी कि उसको कहेगा कि अब अपना काम शुरू करो। तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा जो एंडोथेलियम रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। प्लेटलेट्स के एंडोथेलियम रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैल्शियम का काम क्या होता है, जिस तरीके से जो है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर को जो है ना वो वेसिकल से रिलीज करता है, इसी तरीके से प्लेटलेट्स के जो वेसिकल्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर जितने भी वेसिकल है उसके अंदर जो भी कोई चीज़ होगी उसको रिलीज करने का काम करेगी। तो इस तरीके आसान अल्फाज में ये कि जो प्लेटलेट्स के अंदर जिसके वेसिकल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ होगी वो रिलीज हो जाएगी। क्यों रिलीज हो जाएगी, IP3 की वजह से। IP3 क्यों कि उसने कैल्शियम को एक्टिवेट किया, उसको बोला कि भी आप रिलीज वाला काम शुरू कर दो। तो ये जैसे ही क्या करेंगे, ये रिलीज होगी तो प्लेटलेट्स के अंदर से जो केमिकल है वो बाहर आ जाएंगे। और केमिकल क्या है हमने पहले ही पढ़ चुका है। प्लेटलेट्स से जो केमिकल आएंगे वो क्या है, ADP, TX, A2, 5HT और इसके अलावा जो है ना प्रोटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्या करेंगी, ये भी वही करेंगी। ये दूसरे प्लेटलेट्स के पास वही दोबारा वाला काम शुरू हो जाएगा, प्रीवियस वाला प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। ये दूसरे प्लेटलेट्स के पास जाएंगी और जो क्या कहते हैं TX-A2 अपना दोबारा काम शुरू कर देगा। तो ये सारा काम था क्या कहते हैं TX-A2 का। अब आइए देखते हैं कि जो एडिपोज डाइफॉस्फेट है ये क्या काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये देखते हैं कि एडिनोफॉस्फेट क्या करता है, ADP क्या करता है। ADP बहुत इंपॉर्टेंट है। ADP जैसे ही प्लेटलेट्स, जैसे कि कहा था मैंने कि जैसे ही 5 चीज़ें केमिकल रिलीज होंगी वेसिकल से, तो इसमें ADP भी है, टॉप पे था। इसको मैंने आखिर में इसलिए लिखा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने कहा इसको मैं आप लास्ट में समझा देता हूँ। ये भी जाएगा और अपने रिसेप्टर से जो दूसरे प्लेटलेट्स के अंदर इसका जो रिसेप्टर होगा उसके साथ बाइंड हो जाएगा, जिस तरीके से जो है ना वो थ्रम्बोक्सिन A2 बाइंड हुआ था। ये सैंपल आया और अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। ये क्या करता है, ये दो काम करता है। सबसे पहले तो IP3 और डेग पाथवे जो IP3 ने भी किया था, लेकिन ये भी क्या करता है उस पाथवे की मदद से ये दो कैल्शियम को भी कहेगा कि भाई तुम भी अपना काम करो, और एक जो रिसेप्टर है इसका जो इसको भी एक्टिवेट करेगा। सही है, तो ये दो काम करता है। एडिनोफॉस्फेट दो काम करता है। किसी वजह से अगर डेग अपने रिसेप्टर को जगह ना रख सका तो ये एडिनोफॉस्फेट जो डाइफॉस्फेट है ये भी उसको जगह रख सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना वो डेग ही करेगा। तो ये क्या करता है, एक तो ये काम करता है कैल्शियम को बोलेगा अपना काम करो, और इस जो प्लेटलेट्स के रिसेप्टर इसको एक्टिवेट करेगा। एक तो ये करेगा सिंपल। दूसरा जो है ना ये चीज़ है
AC को इनहिबिट कर देगा, इसको अपने काम से रोक देगा। ये नॉर्मली तौर पर एक्टिवेटेड रहता है, इसको कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस कहते हैं, मैंने AC से लिखा हुआ है। इसको जो है ना वो इनहिबिट कर देगा, और जैसे ये इनहिबिट होगा तो ATP कम हो जाएगा, साइक्लिक AMP कम हो जाएगा, PKA कम हो जाएगा। इसका मैं दिखाता हूँ, लेकिन आपको इतना समझ लेना है, यहाँ तक आपने समझ लेना है कि ये AC को एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिट होता है। लेकिन नॉर्मली तौर पर ये अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं होगा, तो ये AC एक्टिवेटेड रहता है, नॉर्मल रहता है, ये अपना काम करता है। जब ये एक्टिवेटेड रहता है तो क्या करता है, आइए देखते हैं, उसको देखते हैं, फिर हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। AC जब एक्टिवेटेड रहता है, ये चीज़ नहीं आई हुई होती, तो एडिनाइल साइक्लेस क्या करता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP को क्या करता है, वो नॉर्मल रखता है, अपने काम करने देता है उसको, कि भाई अपनी जो प्रोडक्शन है या जो भी है वो अपना काम करता रहे, और नीचे उसके बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्टिवेटेड रखे। यानी कि वो क्या करेगा, साइक्लिक AMP को एक्टिवेटेड रखता है, साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करता है, ताकि तुम भी जो अपना काम हो, आने वाले जो चीज़ है, जो इससे आगे जो काम करना है आपको, वो आप करते रहो। यानी कि ये AC एडिनाइल साइक्लेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है, साइक्लिक AMP को एक्टिवेट रखता है। साइक्लिक AMP क्या करता है, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट रखता है। यार तुम भी अपना काम करो जो करना है। ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज PKA क्या करता है, PKA ये करता है कि ये कन्वर्जन करता है, VASP को कन्वर्ट करता है VASPP के अंदर, PP के अंदर, किसके अंदर, PP के अंदर। इसको कहते हैं वेसोडाइलेशन स्टिमुलेटिंग प्रोटीन कहते हैं इसको, सही है। वेसोडाइलेशन स्टिमुलेटिंग प्रोटीन को क्या कर देता है, वेसोडाइलेशन स्टिमुलेटिंग प्रोटीन फॉस्फेट कर देता है, उसको फास्फोडाइलेट कर देता है, यानी कि इसको डायलेट कर देगा। जैसे ही ये डायलेट हो जाएगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। और इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये जो रिसेप्टर है, कहाँ गया, बी, ये इसको एक्टिवेट होने नहीं देता, समझ में आ गई, ये एक्टिवेट होने नहीं देता, तो इसका ये इतना काम है। मैं देख रहा था कि वीडियो चल भी रही है या नहीं चल रही, लेकिन इसका ये काम है कि ये इसको एक्टिवेट नहीं करने देता, सोए रखता है, भाई तुम एक्टिवेट नहीं हो। तो ये नॉर्मली तौर पर होता है, अगर ये एक्टिवेट होगा तो ये दूसरे प्लेटलेट्स को अपने साथ जोड़ के रख देगा, तो इसलिए ये इस रिसेप्टर को ही नहीं एक्टिवेट होने देता। इसलिए कहते हैं कि एडिनाइल साइक्लेस का एक्टिव होना कितना लाजमी है। अगर ये एक्टिव होगा तो ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिव रहेगा, साइक्लिक AMP एक्टिव रहेगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिव रहेगा, और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये जो है वेसोडाइलेशन जो स्टिमुलेटिंग प्रोटीन है उसको फास्फोडाइलेट कर देगा, और इसके डायलेशन से ये वाला जो रिसेप्टर है, जो इस प्लेटलेट्स का जो रिसेप्टर है उसको सोए रखेगा, ताकि ये किसी और को जगा नहीं पाए। अब मान लो एडिनोफॉस्फेट आया और इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इनहिबिट कर दिया, इसको काम करने नहीं दे रहा, तो क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना काम नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा सा कम स्लो कर जाएगा, साइक्लिक AMP भी जो है ना वो भी रुक जाएगा, इस तरीके से PKA प्रोटीन काइनेज A भी रुक जाएगा। और अगर ये रुक जाएगा तो क्या होगा, ये वाला VASP ये अपना काम करता रहेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, इसको कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं होगा फास्फोडाइलेट करने में। और जब ये कन्वर्ट नहीं होगा और फास्फोडाइलेट नहीं होगा, अगर ये फास्फोडाइलेट इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा तो ये क्या होगा, एक्टिवेटेड रहेगा। अगर ये एक्टिवेटेड रहेगा तो ये जब ये आएगा फास्फोडाइलेट होगा, तब जाके ये रिसेप्टर जो है ना सोया रहेगा। लेकिन ये जाग रहा है, क्यों जाग रहा है, क्योंकि ये सो रहा है, ये इसको जगाने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि पीछे का सारा प्रोसेस रुक चुका है। और उसकी क्या वजह थी कि ऐसी एडिनाइल साइक्लेस किसी ने उसको इनहिबिट कर दिया है। इतना आपको समझ में आ गया। एक और चीज, अब एक और चीज है साइक्लिक AMP। अगर साइक्लिक AMP के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, ये क्या करता है, अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती रहेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ कम होगी तो बाकी का सारा प्रोसेस नहीं होगा। इसमें यहाँ पर एक चीज़ है PDE,
ये फास्फोडाइस्ट्रेज इसको कहते हैं, एक एंजाइम है जो यहाँ पर जो है ना इसको साइक्लिक एएमपी को एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। इसकी में अगर साइक्लिक एएमपी कम हो रहा होगा तो बाकी का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये भी एक वजह है, आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि कुछ ड्रग जो है ना पीडीई के ऊपर काम करते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि पीडीई को भी आप, जो फास्फोडाइस्ट्रेज है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसको भी हम किसी ड्रग के से जो है ना इसको रोकेंगे कि भाई आप जो है ना वो साइक्लिक एएमपी को जो है ना वो कन्वर्जन एएमपी के अंदर कन्वर्ट नहीं करो, अल्लाह अल्लाह करके इसको कन्वर्ट ना करो, ताकि बाकी का काम होता रहे। तो ये आपको तकरीबन ये सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको समझाया कि एसी एडिनोफॉस्फेट जो है ना वो डाइफॉस्फेट क्या करता है कि एसी को इनहिबिट कर देता है। और एसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जब ये इनहिबिट नहीं हुआ होता, तो ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन से बचाती है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो इसको जो है ना इनहिबिट होने से बचाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स, सबसे आसान है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स को समझना मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस जो मैंने इससे पहले आपको समझाया, अगर आपने ये इसको सही तरीके से वॉच किया, रीड किया और पढ़ा, तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम थ्रोम्बोक्सिन A2 इसके पर अगर कोई ड्रग काम करती है तो वो है कॉक्स इनहिबिटर, एस्प्रिन। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि ये, अगर आपने देखा होगा कि आर्गोनिक एसिड एक एंजाइम की मदद से जो है प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के अंदर और फिर उसके बाद जो है ना PGGN के अंदर कन्वर्ट होता है, और PGGN के बाद जो है ना वो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ना वो बन रहा था। अगर हम इसको बनने ही न दें और उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें जो इसको बनाने का काम कर रहा था, वो कॉक्स था, अगर उस कॉक्स एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें, उसको कन्वर्ट करने का टाइम ही ना मिले, उसको हम ये मौका ही ना दें कि वो कन्वर्जन करा सके, तो आखिर में क्या होगा कि ये बनेगा नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो वो अपने रिसेप्टर से, प्लेटलेट्स के रिसेप्टर से वो जुड़ नहीं पाएगा, और जैसे ही वो कनेक्ट नहीं होने पाएगा तो बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो नहीं होगा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एक तो आसान सी ड्रग है एस्प्रिन, और ये कॉक्स इनहिबिटर है, और जो जिस कॉक्स इनहिबिटर देने से क्या होगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। ये तो एक आसान सा फार्मूला था इस पहली किस्म की ड्रग को, फर्स्ट टाइप ऑफ द ड्रग जो है ना हम कॉक्स इनहिबिटर यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आ जाए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का जो रिसेप्टर है, जो दूसरे प्लेटलेट्स के अंदर रिसेप्टर है, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, यानी एडीपी इनहिबिटर ड्रग्स दे दें जो इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर दें, तो क्या होगा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा और बाकी का सारा प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि एसी एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट नहीं होगा। ये अगर इनहिबिट नहीं होगा तो ये नॉर्मल फंक्शन चलता रहेगा, और जो है ना ये बाकी का जो प्रोसेस मैं समझा चुका हूँ वो नॉर्मली तौर पर चलता रहेगा और एग्रीगेशन नहीं होगी। तो दूसरे नंबर पे जो आपकी क्लास आ गई वो क्या आ गई, इस एडीपी इनहिबिटर्स, इसके रिसेप्टर को इनहिबिट करना, इसके रिसेप्टर को इनहिबिट करना, तो ये आपकी दूसरी क्लास आ गई। इसके अंदर जो ड्रग है क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडाइन और प्रोसोग्रिल के नाम से ये 3 ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपकी सेकंड क्लास आ गई। तीसरी क्लास यहाँ से चलिए लिख लेते हैं। तीसरी क्लास जो है ना पीडीई एंजाइम, साइक्लिक एएमपी की डिग्रेडेशन हो रही थी, क्योंकि वो एएमपी के अंदर कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की मदद से, वो था पीडीई एंजाइम। अगर हम इस एंजाइम को यहाँ पर रोक दें कि भाई आप अपना काम नहीं करो, इसको जो है ना साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट ना करो, ताकि साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो और बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो होता रहे, और फिर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन ना हो। तो हमें दूसरे नंबर पर अगर किसी चीज़ के ऊपर काम करना है तो हमने इस एंजाइम को रोकना है पीडीई इनहिबिटर देकर। तो उसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उसके अंदर जो है ना सिलोजिटोल, डाइपेराडामोल, ये 2 ड्रग्स आती हैं। सैलाइजिटोल और डाइपेराडामोल, ये 2 ड्रग्स आती हैं पीडीई इनहिबिटर्स के अंदर। तो ये आपके आगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर बहुत आसान है, क्या है कि हमने अगर ये जो हमने जीपी सेकंड बी और थर्ड ए, अगर इस रिसेप्टर को किसी तरीके से
इनहिबिट कर दिया ताकि ये बाइंड ना हो फिब्रिनोजिन से, क्योंकि ये फिब्रिनोजिन से बाइंड होता है और फिब्रिनोजिन फिर दूसरे रिसेप्टर से बाइंड होता है, प्लेटलेट्स के दूसरे रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो हमने ये करना है कि इन रिसेप्टर को इनहिबिट करना है ताकि ये फिब्रिनोजिन से बाइंडिंग इख्तियार ना करे। तो इसके लिए क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए इनहिबिटर्स ड्रग्स देंगे। इसके अंदर जो है ना एबेक्सिमेब और ट्राइफाइमेब के नाम से जो ड्रग्स आती हैं, ये दो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन आपको इतना प्रोसेस पता पड़ गया कि हमने जो है ना एक ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए इसको इनहिबिट करना है, पीडीई को इनहिबिट करना है, एडीपी को इनहिबिट करना है, कॉक्स इनहिबिटर को इनहिबिट करना है। तो ये सारे एंटागोनिस्ट या जितने इनहिबिटर ड्रग्स हैं ये हमने देनी है, ये आपको याद करनी है। आपको लेक्चर के हवाले से कुछ भी कमेंट करना हो लाजमी कीजिएगा। मैं थोड़ा सा नाम ड्रग्स के नाम जो है ना इसकी एब्रीवेशन थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, ज़्यादा मेरे यूज़ के अंदर नहीं आती, तो इस वजह से मैं भूल जाता हूँ। काइंडली आप जो है ना वो मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं आपको नई नई वीडियो बना सकूँ। और कोई भी अगर वीडियो आपको चाहिए कि मैं बनाऊं तो आप उसमें मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे लेक्चर के बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि मैं किस तरह लेक्चर देता हूं, ताकि मुझे ये पता पड़े कि मेरे लेक्चर देने में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कोताहियां हैं, ताकि उसको मैं दुरुस्त कर सकूं। बाय बाय।